हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारा सबसे हॉट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 10-15 दिन से बहुत लंबे टाइम से न्यूज में चल रही है, ठीक है। और ओवरऑल हमारे सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है आज का वीकनिंग ऑफ इंडियन रुपी। जो हमारे इंडियन रुपी, हमारी जो इंडियन रुपी करेंसी है, वो डॉलर के मुकाबले में इतनी वीक क्यों हो रही है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। ओवरऑल ग्लोबल एस्पेक्ट क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, जो हमारा आरबीआई है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, आप जैसे मेरे जैसे लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और एग्जाम में आपके पास कौन से क्रिस्प पॉइंटर्स रेडी होने चाहिए अपने जो थॉट्स हैं, जो ओपिनियंस हैं, उनको एज शॉर्ट एज पॉसिबल लाइंस में पुट डाउन करने के लिए, ताकि आपका जो कंटेंट है वो भी पूरा हो जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ऑलराइट, अगर हम बात करें सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है, अभी हुआ क्या है। रुपी हैज बीन इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल, मतलब वो गिरता ही जा रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। अगर हम उसको यूएस डॉलर के मुकाबले में कंपेयर करें, अभी बिल्कुल हिस्टोरिकल लो पहुंच गया। आज तक कभी भी उसने 90 क्रॉस नहीं करा था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर $1 80 का हुआ करता था, अभी $1 90 का हो गया। मतलब आपको 90 रुपए चाहिए $1 की चीज खरीदने के लिए, ठीक है। तो वो जो मार्क है वो 90 क्रॉस कर चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे पहले कभी नहीं हुई है। वैसे भी ये चीज आपको पता होनी चाहिए ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आपकी और मेरी जेब पे फर्क पड़ेगा। चाहे डेप्रिसिएशन है, चाहे एप्रिसिएशन है, चाहे डिवैल्यूएशन है, चाहे रीवैल्यूएशन है, ठीक है। इसके हम थोड़े से पहले एस्पेक्ट देखेंगे, इसकी बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि रुपी डेप्रिसिएशन होता क्या है और डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बच्चे यूजली इन टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज रुपी डेप्रिसिएशन। रुपी डेप्रिसिएशन मतलब जो इंडियन रुपी है जब वो गिरना शुरू हो जाता है, अगर हम उसको किसी फॉरेन करेंसी के मुकाबले में देखें, खास करके जो डॉलर के मुकाबले में अगर देखें, उसको हम क्या बोलते हैं, रुपी डेप्रिसिएशन। लेट्स से आपको पहले $1 के लिए $80 स्पेंड करने पड़ रहे थे। इसकी बर्गर की एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप यूएसए में गए हो और आपको मैकडोनल्ड से बर्गर परचेज करना है। वहां का बर्गर का प्राइस $1 है, ठीक है। आप आज से 1 महीने पहले गए थे जब यूएसए, तब आपने $80 दे के $1 एक बर्गर खरीदा था। बट अब अगर आप आज की सिचुएशन में दोबारा से यूएसए जाके एक बर्गर परचेज कर रहे हो, तो आपका जो बर्गर का प्राइस है वो तो $1 ही रहेगा। बट द पॉइंट इज, अब उसको $1 को अफोर्ड करने के लिए आपके पास $90 होने चाहिए। जहां पे आप $80 में पहले ले सकते थे, वहां पे अब आपके पास $90 चाहिए सेम चीज बाय करने के लिए। तो $10 का डिफरेंस है वो हमारी जेब से जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रुपी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में बेसिकली जो मार्केट की फोर्सेज है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, बेसिकली जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, डिमांड एंड सप्लाई फ्री प्ले फोर्सेज है। जब मार्केट फोर्सेस की वजह से जो रुपी की वैल्यू है वो बिल्कुल खत्म हो जाए किसी भी फॉरेन करेंसी के मुकाबले में, खास करके यूएस डॉलर के मुकाबले में, उसको हम क्या बोलते हैं, रुपी डेप्रिसिएशन, ठीक है। मैंने आपको बताया डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में कंफ्यूज नहीं होना, दो अलग अलग टर्म्स है। डीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या कोई भी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जानबूझ के अपनी मन मर्जी के मुताबिक रुपी को नीचे लेके जाती है। या तो वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है या तो वो आरबीआई के थ्रू होता है। बट डेप्रिसिएशन में क्या होता है, वो मार्केट ड्रिवन होता है कि जो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस है वो डिसाइड करती है जो इंडियन रुपी है, करेंसी की वैल्यू है, वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ठीक है। डीवैल्यूएशन में, डीवैल्यूएशन बेसिकली तभी होता है जब हमारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो फिक्स्ड हो या पेग्ड हो। इसका मतलब ये हुआ 1991 से पहले जब इंडिया ने ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हमारा मॉडल था वो अडॉप्ट नहीं करा था। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले इंडिया कौन सा सिस्टम यूज करता था, फिक्स्ड करेंसी सिस्टम। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी कि $1 80 का होएगा या $1 50 का होएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। इससे क्या होता था कि गवर्नमेंट के हाथ में रहता था। बट अब डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, जब से 1991 के बाद हमने हमारी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और जो हमारी करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है उसको ऊपर ध्यान देना शुरू करा है। उसके बाद जो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम है, वो भी फ्लोटिंग है। मतलब बेसिकली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी हद तक कंट्रोल करेगी, बट वो तभी कंट्रोल करेगी जब बहुत इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आ जाएगी। बट नॉर्मल सिचुएशन में जो मार्केट फोर्सेज है डिमांड एंड सप्लाई की, वही कंट्रोल करेंगे, ठीक है। बट डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन यूजली फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। जैसे कि इंडिया में मैंने आपको बताया, इंडिया में ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग सिस्टम या मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम।
क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी पार्टिसिपेट करेगी, तभी एंटर करेगी ग्राउंड में, सिनेरियो में, जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। बट अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस है तो जो मार्केट की फोर्सेस है, डिमांड सप्लाई, वही कंट्रोल करेगी कि जो करेंसी की वैल्यू क्या है। अगर हम डिवैल्यूएशन की बात करें, ये करी क्यों जाती है? क्योंकि डिवैल्यूएशन का मतलब तो ये हुआ ना कि जो गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी मर्जी के मुताबिक डेलिबरेटली करेंसी की वैल्यू गिराना चाहती है। बट इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर हमारा जो $1 पहले ₹80 का था, अब वो $1 ₹90 का हो गया है, तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे बेसिकली। इसके होगा क्या, जो बाहर मान लो कोई यूएसए में सिटीजन बैठा है और इंडिया का कोई सप्लायर है, इंडिया का कोई कपड़े वाला व्यापारी है और यूएसए में खरीदने वाला है। अब जो यूएसए को पहले ₹90 देने पड़ रहे थे, सॉरी पहले जो ₹80 देने पड़ रहे थे, अब वो सस्ते में खरीद पाएगा, क्योंकि हमारे लिए महंगा हुआ है, उसके लिए सस्ता हो गया है, जिसको डॉलर में खरीदना, जिसके पास डॉलर है। हमारे पास डॉलर नहीं है, इस वजह से हम रुपये के साथ करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जिसके चलते जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा और जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि जो हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जाती है, इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें वाइडनिंग आ जाती है, उसमें जो गैप है वो बढ़ जाता है। और अगर कोई भी ग्लोबल शॉक, जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी ग्लोबल लेवल पे चल रही है, तो उसके चलते भी करेंसी गिर सकती है, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि रुपी डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रुपी डेप्रिसिएशन, ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जिसकी वजह से जो रुपी है वो डेप्रिशिएट करता है। अब यहाँ पे मेक श्योर द टर्म, यहाँ पे मैं बार बार डेप्रिसिएशन यूज कर रहा हूँ, आपने प्लीज डिवैल्यूएशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे हम पूरी क्लास में ओवरऑल जो भी, अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ोगे कि जो भी हालात चल रहे हैं वो रुपी डेप्रिसिएशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डिवैल्यूएशन जब आएगा वो गवर्नमेंट खुद करेगी, तो उसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं उसमें, बट डेप्रिसिएशन को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए इसके फैक्टर्स जानना जरूरी है। अगर हम सबसे पहले डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें कि जो हमारी करंट इकोनॉमी है, जो हमारी लोकल इकोनॉमी है, उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा, सी आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। हमारे पास ना बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जो अकाउंट में बटा हुआ है। एक हमारे पास करंट अकाउंट है, एक हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। तो रुको, मैं आपके लिए इमेज भी लेके आया हूं आपको समझाने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड। आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये हमारे पास एक कैपिटल अकाउंट है, ये हमारे पास एक करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट मतलब चालू खाता, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, कोई भी कंट्री अगर हमारी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे वो एफडीआई है, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी कैपिटल अकाउंट में आएगी। अगर हमने किसी से बाहर से पैसा उधार लिया है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। अगर किसी गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट की मदद करी है, मान लो यूएसए ने इंडिया को पैसा दिया एज एक्सटर्नल असिस्टेंस, तो वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट में ही काउंट होगा। बट जो हमारा करंट अकाउंट है, जो कि चालू खाता है, हम जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें गुड्स का, जितना भी व्यापार चल रहा है वो चालू खाते में आएगा। जो सर्विसेज है वो भी करंट अकाउंट में आएगी। जो ट्रांसफर पेमेंट है, मान लो आपका कोई बाहर दोस्त रिश्तेदार या भाई बहन रह रहा है, उसने आपको गिफ्ट भेज दिया, रेमिटेंसेस भेज दिए कि पैसे वापस भेज दिए। कुछ बच्चे बाहर मेडिकल स्टडी कर रहे हैं, तो वो अपने घर पे इंडिया में पैसे भेज रहे हैं अपने माँ बाप को, तो वो रेमिटेंसेस में काउंट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। इसको हम किस में काउंट करते हैं, ओवरऑल करंट अकाउंट में, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी में बार बार यूज करने वाला हूँ कि वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट कैपिटल अकाउंट पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। ऑलराइट, आई आई होप कि आप थोड़ा सा समझ हो कि मैं यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा हूँ। अगर हम हमारे पॉइंट में वापस आए, तो ये क्या बोल रहा है कि वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ये ऑलमोस्ट जो हमारी जीडीपी है उसका 1.7% के आसपास पहुंचने वाला है। इसका रीजन क्या है, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट। इसका मतलब ये हुआ इंडिया एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आप एक्सपोर्ट कम करोगे तो आपका रुपी खराब हो जाएगा, जिसके चलते जो इंडिया के इंपोर्ट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि रुपीज के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद सस्टेन्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज। मान लो कोई कनाडा का सिटीजन है, उसको उसने पहले इंडिया की लोकल इकोनॉमी में मान लो किसी कंपनी में पैसा डाला हुआ था एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब उसको दिख रहा है कि ये जो पैसा है मेरा, ये ज्यादा यार कुछ ज्यादा रिटर्न दे नहीं पाएगा, ये मैं पैसा निकाल के दोबारा से अपनी कंट्री में ले जाता हूँ, मान लो यूएसए में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो जो यहाँ पे डॉलर ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, मान लो जितने भी 100 यूनिट यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, 100 यूनिट डॉलर यहाँ पे थे टोटल जो कंट्री के पास है, उस 100 यूनिट में से मान लो 50 यूनिट जो हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। अगर 50 यहाँ से चले जाएगी तो हमारे पास तो जो 50 की कमी है वो तो खत्म हो जाएगी ना, मतलब बेसिकली हमें नुकसान हो जाएगा। तो जिसके चलते
जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट है वो पैसा बाहर निकाल लेते हैं। और 2025 साल में सन में ये भी यही देखने को मिला, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो चाहे वो डेट मार्केट हो। इक्विटी मतलब जब आपने किसी कंपनी में ओनरशिप ले ली हो पैसा डाल के। डेट मतलब आपने किसी कंपनी को पैसा दिया है बट उनकी ओनरशिप नहीं ली है। डेट मार्केट में बेसिकली क्या होता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मिलता रहता है, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, जिसके चलते जो हमारा फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो है वो इंक्रीज वो कम हो गया है, और जो हमारा रुपी है वो और ज्यादा वीक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ हेडविंड्स। इन्फ्लेशन और ग्रोथ का यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है कि कंट्री की जो इन्फ्लेशन रेट है, जो ग्रोथ रेट है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा भी एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है कि जो हमारी स्लोअर शॉर्ट टर्म जीडीपी ग्रोथ है, हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है बट वो अभी वो शॉर्ट टर्म के पर्पज से अगर देखें वो चल रही है। और इन्फ्लेशन बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था। आज से 7-8 महीने पहले इन्फ्लेशन पूरा पीक पे था। अब अगस्त के बाद इन्फ्लेशन बिल्कुल खत्म हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ कि लोगों के पास जो करेंसी थी वो कम हो गई है बेसिकली। ठीक है, और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज हो गया। मान लो, को इन्फ्लेशन का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, आपको इस चीज को समझना है। अगर थोड़ा सा माइल्ड इन्फ्लेशन कंट्री में नहीं होगा तो कंट्री बूम नहीं करेगी, कंट्री ग्रोथ नहीं करेगी। और जो बाहर के इन्वेस्टर है वो ये चीज जरूर देखते हैं कि कंट्री में इन्फ्लेशन रेट क्या है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा कम है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, कि उनको पता है कि जब थोड़ा सा भी रेट अगर ऊपर नहीं बढ़ रहा है तो हमारा फायदा नहीं होगा इसमें। तो जो रुपये की नियर टर्म स्टेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हम शॉर्ट टर्म चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन ऑल दो अगर हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारी कंट्री को नुकसान है, बट माइल्ड इन्फ्लेशन +2% +3% इज वेरी मच एप्ट एंड नीडेबल हमारी सोसाइटी के लिए, अगर हमको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करवानी है। ठीक है, ये हमारी बात हुई डोमेस्टिक फैक्टर्स की। अगर हम बाहर के फैक्टर्स या ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहले इंडिया यूएसए के बीच में अभी जो ट्रेड टेंशन चल रही थी, अभी जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ट्रेड टैरिफ टैरिफ वॉर शुरू हो गई थी। टैरिफ लगा दिया कि हम 50% के करीब जो इंडियन गुड्स यूएसए में आ रहे हैं उसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बात हमने पहले भी हमारी क्लासेस में डिस्कस करी है। मान लो कोई चीज पहले यूएसए में 100 रुपए की मिल रही थी, कोई वहां का जो सिटीजन है, इंडिया का कोई प्रोडक्ट है, यूएसए के सिटीजन को 100 रुपए में मिल रहा था। अब प्रेसिडेंट ने यूएसए के प्रेसिडेंट ने 50% टैरिफ लगा दिया। 50% कितना हुआ, 100 का 50 रुपए। तो 100 + 50 कितना हो गया, 150 रुपए। जो चीज उसको अब 100 रुपए में मिल रही थी अब उसको 150 में मिल रही है। तो वो जो यूएसए का सिटीजन है अब वो इंडिया से सामान क्यों मंगवाएगा, जिसके चलते जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो तो खराब हो जाएगा ना। तो जो रिस्क परसेप्शन है वो बढ़ गया है, और दो जिसकी वजह से जो हमारे इंडियन रुपी है ओवरऑल एशिया में अभी तक का इस साल का वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। कि जो इंडियन रुपी है वो सबसे ज्यादा ज्यादा इस ट्रेड टेंशन का शिकार हुई है। उसके बाद जो यूएस डॉलर है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बार जो रुपी है वही गिरे। लेट्स से ये मैंने आपको एक्सचेंज रेट बता दिया, जस्ट अ सेकंड। मान लो कि मैंने आपको ये बता दिया कि जो हमारा $1 है, ठीक है, वो 80 रुपए है, और वो $1 अब 90 रुपए हो गया। हमेशा ये नहीं होगा कि जो 80 से 90 में जाने के लिए सिर्फ हमारी करेंसी का योगदान है। अगर ओवरऑल जो डॉलर है वो स्ट्रांग होगा तो ये रेट पे तो फर्क पड़ेगा ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है प्लीज। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है। क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि जो रुपये है उसका उसी की ही गलती है, उसी का ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यूएस डॉलर स्ट्रेंथन कैसे हुआ, यूएसए ने रेट कट कर हमारा जो उनका लोकल उनकी जो फेडरल बैंक है उन्होंने रेट कम कर दिए। जिसके चलते जो डॉलर है वो अभी भी स्ट्रांग है, सेफ हेवन है डिमांड के लिए, और रुपये के ऊपर ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हमारा हाई क्रूड, और जो हमारा बेसिकली इंडिया का जो एनर्जी नीड है वो बहुत ज्यादा है। एनर्जी नीड में हम क्या काउंट करते हैं, हमारा क्रूड ऑयल, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, सो लेट्स सी हमारा जो इंडिया की बहुत हैवी रिलायंस है कि हमारा जो 80 से 85% का जो ऑयल इंपोर्ट है वो बाहर से, बेसिकली हम जो ऑयल की नीड है वो हम बाहर से फुलफिल कर रहे हैं। तो जो क्रूड प्राइसेस जब बाहर की कंट्रीज में इंक्रीज होते हैं, मान लो एक बैरल पहले 100 रुपए का मिल रहा था, अब वही एक बैरल जो है क्रूड ऑयल का वो हमको 200 रुपए में मिल रहा है। तो वो जो चीज देने के लिए हमको 100 रुपए लग रहे थे अब हमको 200 रुपए लग रहे हैं। बट द पॉइंट इज हम रुपीज में पेमेंट नहीं कर रहे हैं बाहर, हम वहां पे डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। तो जब डॉलर पे फर्क पड़ा तो 100 रुपए और 200 रुपए में कितना गैप आया, 100 रुपए का। तो वो चीज जो पहले $1 में मिल रही थी तो अब वो हमको $1 में थोड़ा ना मिलने वाली है, वो तो डबल अमाउंट में मिलने वाली है। चाहे जितने मर्जी डॉलर पे कर लो आप, तो आपकी अमाउंट तो डबल होगी। तो जो हमारा जो ओवरऑल बिल है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट के ऊपर फर्क पड़ रहा है। और सेम जो ट्रेड डेफिसिट वाला पॉइंट हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि जो हमारा वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है कि हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं और हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, उनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है।
उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई गोल्ड इंपोर्ट्स। आपने न्यूज में देखा होगा कि अभी जो गोल्ड है वो बिल्कुल रिकॉर्ड मार्क टच कर चुका है, दोबारा से गिर गया फिर दोबारा से उठेगा। ये 1 लाख अभी कभी तक क्रॉस नहीं करा था, एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 1,20,25,000 के आसपास। ठीक है, तो जो गोल्ड के इंपोर्ट्स अभी हो क्या रहा है, डिमांड बढ़ रही है, गोल्ड के इंपोर्ट सर्ज हो रहे हैं। ऑलमोस्ट अक्टूबर 2025 की बात करें, क्योंकि ये पीक सीजन होते हैं हमारे इंडिया में, ये पीक फेस्टिवल सीजन है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, जब हमारा दिवाली दुशहरे सब त्योहार चल रहे होते हैं, और ओवरऑल जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है इस टाइम पे थोड़ी आगे चल रही होती है। तो जो इस टाइम पे ऑलमोस्ट गोल्ड के जो इंपोर्ट्स है वो 200% इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसके ऊपर और फर्क पड़ रहा है। मान लो पहले हम सिर्फ 1 टन गोल्ड इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम 2 टन गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, गोल्ड का रेट भी बढ़ गया है और डॉलर भी हम बेसिकली हम ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, तो जो ओवरऑल बिल है, जो हमारा इंपोर्ट बिल है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी फैक्टर, मॉनेटरी पॉलिसी हमारे देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कंट्रोल करता है। रेपो रेट हमारा, फिर उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, हमारे इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है, ये सब चीजें हमारा आरबीआई डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी फैक्टर्स में हम काउंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अनफेवरेबल इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए चाहे बिल्कुल छोटा मोटा रेट कट करे, मान लो यूएसए में जो फेडरल बैंक है उनका, उन्होंने बोला कि हम, अगर आप हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको 7% आरओआई देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। हालांकि अगर यूएसए उस रेट को 7 से 6.5% भी कर देता है, तो जो यूएसए की जो यील्ड है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो और सेम, मतलब बेसिकली सेम है, अभी भी अट्रैक्टिव है। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोल दिया कि हमारे देश का जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट है वो हमने 6% रख दिया है, इंटरेस्ट रेट हमने कम कर दिया। बट जो यूएसए है उसने 6% का ये सब नहीं देखा, उसने ऑलरेडी जो उसका 7% था उसको सेम रखा। आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि आप अपने 100 रुपए में इंडिया में इन्वेस्ट करोगे या यूएसए में जाके इन्वेस्ट करोगे। आपको जहां पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ऑब्वियसली जहां पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे आपकी टोटल अमाउंट 107 रुपए बनेगी, यहाँ पे आपकी टोटल अमाउंट 106 रुपए बनेगी, तो आप ऑटोमेटिकली यूएसए में जाके इन्वेस्ट करोगे। जिसकी वजह से ये सेम रीजन है, जो हमारे इंडिया में ऑलरेडी सिटिंग कैपिटल थी, जिन लोगों ने इंडिया में पैसा लगाया हुआ था, वो अपना पैसा यहाँ से निकाल निकाल के यूएसए में लेके जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के जो इंटरेस्ट रेट है उनको समझ नहीं आ रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। और जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एट प्रेजेंट पॉलिसी स्टैंस है, उन्होंने एक न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन करा कि ना तो हम उसको कम करेंगे ना हम उसको ज्यादा करेंगे। हालांकि अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने बहुत रिसेंट चेंज करा है, बट हम इसको अभी न्यूट्रल स्टांस ही काउंट करेंगे, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट 6-7 महीने से चल रहा है, और तब से न्यूट्रल स्टांस ही था आरबीआई का। ठीक है, इन्होंने रेपो रेट भी बिल्कुल चेंज नहीं करा। हमारा फोकस क्या था, हमारा फोकस बेसिकली ये था कि हम ग्रोथ और लिक्विडिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। अभी हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमारा जो रुपया है उसको बचाया जाए या खत्म करा जाए बेसिकली। ठीक है, जो आरबीआई का पॉलिसी स्टांस था वो क्लियर था, हम न्यूट्रल रहने वाले हैं, हम हमारे रेपो रेट को बढ़ाएंगे नहीं। तो जिसकी वजह से यूएसए में अगर 7% था, इंडिया में 6% है, तो जो सिटीजन है, कोई भी एक नॉर्मल एक्सवाइजेड पर्सन है, वो अपना 100 रुपए लेके यूएसए में जाएगा, इंडिया में नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं। सी, आई एम अगेन टेलिंग यू, ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना इज नॉट अ इजी थिंग। आप अब न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल उठा लो, आज किसी भी डेट का, अगर कोई रुपी डेप्रिसिएशन में आर्टिकल है, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, अगर उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल जार्गन्स यूज कर रहे हैं, आपको वो चीज समझ नहीं आने वाली है। आपको इससे सिंपल लैंग्वेज में कोई इंसान नहीं समझा सकता। आपको एक्सचेंज रेट मैंने बता दिया, आपको मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट बता दिया। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो हमारा बिल बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो हमारा बिल न्यूट्रल हो जाएगा, इंडिया को फायदा होगा। अगर डिवैल्यूएशन करी है तो गवर्नमेंट ने खुद से करी है, डेप्रिसिएशन हुई है तो वो मार्केट फोर्सेस कंट्रोल कर रही है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैंने आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट डायग्राम भी बना के दी है, जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये उन्हीं का क्रक्स है कि ग्लोबल फैक्टर्स कैसे इम्पेक्ट करते हैं। यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, हमारा जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है वो देखने को मिल रही है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थी वो बाहर जा रही है, मतलब सेम वही पॉइंट, इंडिया से पैसा निकाल के यूएसए में लेके जा रहे हैं लोग। जो डॉलर की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस वो बढ़ रहे हैं, तो एक बैरल का जो रेट देना पड़ रहा था वो डबल हो गया। ठीक है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ रहा है, जो डेट सर्विसिंग है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, बट जो एक्सपोर्टर्स है उनको हालांकि फायदा हो रहा है, बट इट्स नॉट अ वेरी फिजिबल थिंग फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में नहीं दे सकते हैं। रुपी डेप्रिसिएशन इज अ वेरी लॉन्ग परसिस्टिंग इशू।
ठीक है, ये आज का इशू नहीं है। और जब ये पहली बार $50 क्रॉस करा था आज से 15 से 20 साल पहले, तब पूरे देश में हाहाकार मच गया था। आई अंडरस्टैंड। द पॉइंट इज हमारे देश में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुआ है, हमारी सैलरीज भी इंक्रीज हुई है, हमारी वेजेस भी इंक्रीज हुई है। इसकी वजह से अगर कोई इंक्रीज हो रहा है तो वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। बट द पॉइंट इज $50 से $55 होना इज अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग। बट द डॉलर गेटिंग 75 से 75 से 90 का मार्क क्रॉस कर दिया, 91 पहुंच गया, 92 पहुंच गया, इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। ठीक है, हमारी जो लोकल इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा भी ओवरऑल कि फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है कि जब रुपी डिप्रिसिएशन होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सिलेबस की, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग की ये आती है कि जब रुपी डिप्रिसिएशन होती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, चालू खाता, कैपिटल अकाउंट। ये चीजें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए कि कौन सी चीज कैपिटल अकाउंट में आती है, कौन सी चीज करंट अकाउंट में आती है। अगर आप बोल दोगे कि सर्विसेज कैपिटल अकाउंट में आती है और आपसे पेपर में बोल दिया कि सर्विसेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे करंट अकाउंट पे, तो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए ओवरऑल। ठीक है, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, हम इसको स्टेक होल्डर वाइज अप्रोच के साथ फॉलो करने वाले हैं कि कंज्यूमर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो जो व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर हम सबसे पहले कंज्यूमर्स की बात करें तो सबसे पहले इन्फ्लेशनरी प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर रुपी वीक हो गया है तो जिसके चलते मान लो जो ऑयल का इंपोर्ट है, पहले हम 100 रुपए में मंगवा रहे थे ऑयल, अब वो ऑयल ऑयल की कीमत 200 रुपए हो गई है। तो जो हमारी इंडस्ट्री है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, हर चीज में, हर व्हीकल में ऑयल की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल और जो गैस के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मान लो आपको एक ब्रेड पहले 20 रुपए की मिल रही थी और वो ब्रेड को बनाने के लिए 10 रुपए लग रहे हैं और 10 रुपए उसकी ओवरऑल प्रॉफिट था, उस 10 रुपए में अगर हम बात करें तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो गैस के प्राइसेस है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मान लो गैस के प्राइस 50 से 100 रुपए हो गए मान लो, ठीक है, तो डबल इंक्रीज हो गया, तो उस 10 रुपए में जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो भी इवेंचुअली इंक्रीज होगी। तो जो ब्रेड पहले 20 रुपए की मिल रही थी वो आपको कम से कम 25 रुपए की मिलेगी। तो ये हमारे ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर डालता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स, सेम पॉइंट इंटरलिंक्ड है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो हमारा सोना है, जो हमारे फर्टिलाइजर है, जो हमारे केमिकल्स हैं, इनका प्राइसेस बढ़ जाएगा, जो जिसकी वजह से जो हमारे आम हाउस होल्ड है, जो हमारे घर हैं, जो हमारी लिविंग बेसिकली एक्सपेंसेस है, हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। सेम वही चीज है, मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पूरी इंडियन इकोनॉमी का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट है, जो एक्सचेंज रेट सिस्टम का कंसेप्ट है, जो हमारा रुपी डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन का कंसेप्ट है, वो एक ही चीज के ऊपर लिंक्ड है। वो कौन सी है? सी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ वो कौन सी चीज है हमारी, कि $1 अभी 80 है, अब $1 90 हो गया। दिस इज द होल स्टोरी। अगर आप रुपी अगर आपके पास डॉलर है चीजें अफोर्ड करने के लिए तो इट्स वेरी गुड। अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो रुपी खत्म हो जाएगा, रुपी डेप्रिशिएट करेगा। अगर आपने इंडिया एज अ कंट्री से बाहर पैसा ले गए तब भी रुपी डेप्रिशिएट होगा। अगर आप डॉलर यहाँ पे ले गए तो करेंसी अप्रिशिएट होती है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए सारी। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो रुपी डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट है, वो सारा इसी चीजों के साथ लिंक्ड है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फॉरेन ट्रेवल और जो एजुकेशन है वो भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे एजुकेशन के लिए, ट्रेवल के लिए, वहां पे तो आपको उनकी करेंसी यूज करनी पड़ेगी। और जो डॉलर है वो वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है, हर कंट्री में एक्सेप्ट होती है, तो जिसकी वजह से जो आपका वहां बाहर जाने का खर्चा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल ट्रेड जिसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर की बात करें, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती ही होती है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक ब्रीफ लाइन में बताया था कि यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। वो कैसे होगा? अगर हम विनर्स की बात करें कि किन किन लोगों को कैसे फायदा होगा, सबसे पहले इंक्रीज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लो एक दिल्ली में कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसका कपड़े का काम है, वो पहले एक पीस ऑफ क्लॉथ 300 रुपए में बाहर बेच रहा था। अब उसका एक पीस ऑफ क्लॉथ की बाहर बाहर के लोगों के लिए वैल्यू 250 रुपए हो गई। लोगों को लग रहा था पहले कि 300 रुपए शायद महंगा है, बट उन लोगों को अब लग रहा है कि 250 रुपए होगा, भाई 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो जो फॉरेन बायर्स हैं वो इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। पहले क्या हो रहा था, चाहे वो 300 में खरीद रहे हो, बट जो परचेज वॉल्यूम थी वो सिर्फ 10 लोग खरीद रहे थे। मान लो 300 रुपए के हिसाब से 10 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा, तो बेसिकली हमारे पास 3000 का रेवेन्यू हुआ। ठीक है, बट 250 रुपए के हिसाब से अगर हमारे 15 लोगों ने रेवेन्यू खरीदा, सो व्हाट आई एम सेइंग, मान लो कि
300 के हिसाब से 10 लोगों ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, मान लो कपड़ा खरीदा पहले, तो वो 3000 में बिक रहा था, तो ओवरऑल रेवेन्यू हमारा 3000 हो गया। बट अगर 250 के हिसाब से 15 लोगों ने खरीदा, ये 5 लोग एक्स्ट्रा कहां से है? क्योंकि उन 5 लोगों को लगा कि हाँ यार ये चीज तो सस्ती होगी, अब खरीद लेते हैं। वो 250 रुपए का प्रोडक्ट 15 लोगों ने खरीदा, तो ओवरऑल कितना हो गया? 3750। तो जो हमारा 750 प्रॉफिट हुआ, एक्सपोर्टर को फायदा हुआ। ठीक है, इसलिए वजह से हम इसको विनर काउंट करते हैं। जो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाती है, जो इंडियन गुड्स है वो चीप हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो ओवरऑल ग्रो करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा हायर प्रॉफिट फॉर एक्सपोर्टर्स, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म है जिनका काम सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर रिलाई करता है, जैसे कि हमारी आईटी सर्विसेज हुई, ये ज्यादा डॉलर रेवेन्यूज में अर्न करते हैं, क्योंकि जब ये कन्वर्ट करेंगे तो रुपी इनकम इनकी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, जो लोकल लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, पैसे इन्वेस्ट करा जा रहा है, उसमें बूस्ट देखने को मिलेगा। कैसे? जब हमारी जो हायर एक्सपोर्ट से कमाया हुआ पैसा होगा, तो फर्म्स के पास जो पैसा आएगा, उस पैसे को वो यूज कर सकते हैं अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन यूनिट को बिल्ड करने के लिए, और अपने खुद के ही कंट्री में अपनी खुद की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ओवरऑल जो हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज होती देखने को मिलती है। बट अगर हम बात करें कि किन किन लोगों को नुकसान होगा, अगर हम व्यापार के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, लूजर्स, इसमें किन किन लोगों को नुकसान है? सबसे पहले हायर इंपोर्ट बिल, सेम वही चीज है। पहले जो चीज 80 में थी, अब 90 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और उनमें से कुछ ऐसे इसेंशियल गुड्स हैं जिनको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद वाइडर ट्रेड डेफिसिट, जो इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम विनर और लूजर को अगर साथ में कंपेयर करें, हालांकि मैंने आपको बोला कि एक्सपोर्टर को फायदा होगा, बट जो एक्सपोर्टर का गेन होगा वो इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होगा, बट जो इंपोर्ट से हमारा जो खर्चा है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये जो दोनों में ग्रोथ है ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। हालांकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है, बट ये इतनी जल्दी फायदा नहीं होगा। बट हमको आज मान लो 22 दिसंबर है, तो आज का बिल आज पे करना पड़ेगा। 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर का बिल आज पे करना पड़ेगा, और आपने बाहर से कोई चीज मंगवाई है। बट एक्सपोर्टर के साथ ऐसा नहीं है, उनका वॉल्यूम जो परचेज है उस पर ऊपर डिपेंड करता है, ये स्लो हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो हमारी स्टेब्लिशमेंट्स हैं, ये बेसिकली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग और एक्सटर्नल डेट के ऊपर रिलाई करते हैं, जहां बाहर से पैसा उठाते हैं। ठीक है, अब होगा क्या? हाइयर डेट रीपेमेंट कॉस्ट। मान लो किसी एक्स वाई जेड कंपनी ने यूएसए की किसी जगह से, यूएसए की किसी कंपनी से पैसा उधार लिया हुआ है, और उसका जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले $1 देना पड़ रहा था। अब $1 की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई है, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। उसको मतलब उसको अपना कर्जा उतारने के लिए, अगर उसके पास डॉलर नहीं है तो उनको रुपीज ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर रुपीज ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो उनको नुकसान होगा, उनकी जो डेट सर्विस की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट, अनइवन कॉर्पोरेट इम्पैक्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब कंपनीज को बराबर का नुकसान या फायदा हो रहा है। यहाँ पे वो कंपनीज गेन कर रही है जो एक्सपोर्ट के बिजनेस है, और जो कुछ कंपनीज इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है उनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, अगर हम ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की बात करें, ये बहुत क्रिस्प पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, फॉरेक्स रिजर्व ड्रॉ डाउन। बेसिकली आरबीआई इसमें क्या करेगा? आरबीआई डॉलर्स को बेच देगा रुपी के फॉल को कंट्रोल करने के लिए। बहुत क्रूशियल चीज है ये लाइन। पूरा आपका बेसिकली अभी तक की अंडरस्टैंडिंग चेंज कर सकती है। अगर आपने इस लाइन को समझ लिया तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने इस लाइन को गलत समझ लिया तो ऊपर जो जो चीजें मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो सारी जीरो डाउन हो जाएगी। इस लाइन को समझाने के लिए लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और ये हमारे सिटीजन है, हमारी ओपन मार्केट है जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। आरबीआई के पास डॉलर पड़े थे पहले, क्योंकि उनके पास रिजर्व रहते हैं, और सिटीजन के पास रुपीस थे, इनके पास डॉलर की कमी है। तो आरबीआई को जब दिख रहा है कि लोगों के पास डॉलर नहीं है और लोगों की जो सर्विस की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, तो आरबीआई क्या करेगा? अपने इन डॉलर्स को ओपन मार्केट में जाके बेच देगा। जो आरबीआई के पास डॉलर थे, जो उनका जो पोटेंशियल था यूज नहीं करा जा रहा था, आरबीआई ने वो डॉलर्स मार्केट में उतार दिए। वो डॉलर मार्केट में जब उतरे तो आम लोगों को मिले। जब आम लोगों के पास डॉलर आए तो लोग बाहर की चीजों को कॉमनली अफोर्ड कर पाएंगे। तो जो डॉलर के प्रति जो रुपी गिर रहा है उसको कंट्रोल करा जा सकता है किसी हद तक। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो डॉलर है, जब हमारे इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम क्या काउंट करते हैं? जो हमारी फॉरेन करेंसी है, जो हमारा गोल्ड है, जो हमारा रिजर्व ट्रांस पोजीशन है, और जो हमारे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं, उसमें से जो डॉलर है वो मेजर करेंसी है। जब आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर नहीं रहेंगे तो जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कैपिटल फ्लाइट रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो लोगों ने हमारी कंट्री में पैसा लगाया हुआ है, जब वो हमारी कंट्री से पैसा निकाल के बाहर ले जाएंगे, तो जो ऑलरेडी रुपी गिर रहा था उसके ऊपर इन्वेस्टर्स को और खतरा महसूस होगा। मान लो यूएसए के इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसा निकाल लिया, तो जो ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टर बैठे हैं उनको भी लगेगा कि अगर यूएसए के किसी बंदे ने इंडिया से पैसा बाहर निकाल लिया तो मे भी कुछ खतरा है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिल गया। ऑस्ट्रेलिया के इंसान ने अपना पैसा भी इंडिया से बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो जो आउटफ्लो है वो बढ़ता जाएगा और डेप्रिसिएशन और बढ़ती जाएगी। ठीक है, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। रुपी डेप्रिसिएशन हो गई, करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आम लोगों के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, व्यापार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, ये आपको एक छोटी सी और डायग्राम मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। ये बेसिकली आप क्या बता रहे हैं कि अगर डेप्रिसिएशन हो रही है तो कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। इंपोर्ट्स है महंगे हो गए, ठीक है, उनकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। एक्सपोर्ट्स हालांकि सस्ते हो गए, पर ये डिपेंड करता है कि उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। अगर हम मान के चले कि हाँ एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा है, तो जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो हमारा इंप्रूव होगा। ये कब होगा, ये हमारी आइडियल सिचुएशन में होगा। ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में दिया गई चीजें हैं। ये तब होगा जब हमारी इकोनॉमी और में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंटली आपस में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो रहे हैं। बट जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया एज अ कंट्री बेसिकली क्या कर रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होते जितनी जल्दी हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो हमारा करंट अकाउंट का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होता, उल्टा नुकसान जरूर जरूर देता है। ये एक आइडियल डेफिनेशन है कि जब डेप्रिसिएशन होती है तो क्या होता है, बट इसमें आस्पेक्ट आता है कि लोकल कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, वो बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है कि हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली कि हाँ ये चीजें दिक्कतें दे रही है, हमें नुकसान है, आपको नुकसान है, गवर्नमेंट को नुकसान है, और वट एवर थिंग वट वी हैव डिस्कस, राइट। अगर हम बोले हमारे पास सोल्यूशन क्या है या आपके पास सोल्यूशन क्या है कि क्या करना चाहिए, सबसे पहले हाउ कैन द इंडियन रूपी बी स्ट्रेंथन। हम जो हमारा जो कॉन्स्टेंटली फ्री फॉल चल रहा है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सपैंड रूपी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिछले एक दो साल से न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, डी डॉलराइजेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी डॉलराइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम इतना ज्यादा जब डॉलर के ऊपर रिलाई करते हैं, जब हमारा ग्लोबल ट्रेड में अगर इसकी बात करें, तो अगर हम क्या ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम डॉलर्स को काउंट ही ना करें, मतलब डॉलर की जो इंपॉर्टेंस है उसी को कम कर दें, तो जो इंडिया की करेंसी है उसके ऊपर भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो रुपी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट है उसको बूस्ट करने की जरूरत है। वो कैसे, स्पेशल वोस्त्रो रुपी अकाउंट अगर हम स्टेब्लिश करेंगे तो जो डॉलर की डिपेंडेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। वेरी टेक्निकल टर्म बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है, लेट्स गिव यू एग्जांपल। मान लो रशिया है। रशिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया और रशिया ने ये डील ऑलरेडी कर चुके हैं, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी। अगर आपको नहीं पता, यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग। मान लो रशिया ने अपने इंडिया में आके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खोला, मान लो, ठीक है। रशिया में कोई एक्सपोर्टर है, उसने इंडिया में आके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रुपी में अकाउंट खोला, और यहाँ से कोई पेमेंट आनी है, यहाँ से कोई पेमेंट जानी है, तो रशिया अब क्या करेगा, यहाँ से अपने पैसे भेजने की बजाय इस बैंक को बोलेगा कि मेरे अकाउंट से इस एक्सपोर्टर को या जिस बंदे को पैसे देने हैं, जिससे लेने हैं, इसी में डील करवा दो। तो इसमें हुआ क्या, जो डॉलर्स का जो डिपेंडेंस है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गई है। इंडिया को कुछ चीज चाहिए तो उसको रुपी में पेमेंट करनी पड़ेगी, और रशिया को चाहिए तो उसको भी रुपी में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो उनका ओवरऑल बैलेंस है वो यहाँ से चलता रहेगा, और यहाँ पे जो डॉलर का इम्पैक्ट है वो बिल्कुल नलीफाई हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, वोस्त्रो रुपी अकाउंट। इसकी लिटरल डेफिनेशन क्या है, वोस्त्रो का मतलब क्या होता है, योर्स। योर्स, वोस्त्रो का मतलब योर्स होता है, ठीक है। इसमें रशिया को हम बोल रहे हैं कि आप अपना योर्स अकाउंट यहाँ पे आके हमारे पास खोलिए, ठीक है। और इसका ऑपोजिट कौन सा होता है, नोस्त्रो अकाउंट। नोस्त्रो अकाउंट मान लो कि इंडिया की कंट्री रशिया के बैंक में जाके अपना अकाउंट खोले, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताई जा रही है, प्लीज। ये चीज ऐसी है, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए थी, अगर नहीं पता तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ इट, जो आपको चीज मैं बताने की यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हमारी लोकल करेंसी सेटलमेंट है उसको इंक्रीज करना चाहिए। जैसे हमारे एशिया में कुछ कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया की बहुत अच्छी बनती है, अफ्रीका में कुछ कंट्रीज जिनके साथ बहुत अच्छी बनती है, गल्फ कंट्रीज बहुत ऐसी जहाँ पे इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है। अगर हम उन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन करें कि हमारी लोकल करेंसी में सेटलमेंट करी जाए, तो जो डॉलर का इंपैक्ट है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में फर्क नहीं डालेगा, ठीक है। उसके बाद डीपन द ग्लोबल मार्केट्स फॉर आईएनआर, इंडियन रुपी करेंसी, जो हमारी यहाँ पे बात हो रही है। इसमें क्या करना चाहिए, जो हमारे इंडियन बैंक्स हैं उनको रुपीज में लेंड करना चाहिए, अपना पैसा लेंडिंग के लिए देना चाहिए उन नॉन रेजिडेंट्स को जो बाहर रह रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया का जो ऑफशोर रुपी यूजेज है वो इंक्रीज होगा। अगर हमारा रुपी बाहर सर्कुलेट होएगा तो रुपी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और इंडिया को मसाला बॉन्ड्स प्रमोट करने में अपने स्टेप्स लेने चाहिए। मसाला बॉन्ड्स एक कॉर्पोरेट टर्म है, ठीक है। जब आप कभी भी फाइनेंशियल मार्केट पढ़ते हो
इंडिया की कंपनी क्या करती है, मसाला बॉन्ड इशू करती है। मसाला बॉन्ड, मान लो इंडिया की कोई कंपनी है किसी बाहर की फॉरेन कंट्री में जाके मसाला बॉन्ड दे दिया। बॉन्ड क्या होता है कि आपको पीस ऑफ पेपर दे दिया ये बताने के लिए आपने हमको इतना पैसा दिया है। मान लो जर्मनी की कोई कंपनी है, उसने मसाला बॉन्ड खरीद लिया। बॉन्ड खरीद के उसको पैसा देना पड़ेगा इंडिया को। पहले क्या होता था, अगर आप नॉर्मल बॉन्ड खरीद रहे हो तो आपको डॉलर पे करना पड़ेगा, बट मसाला बॉन्ड में क्या है कि आप रुपी एक्सेप्ट कर सकते हो, रुपी दे सकते हो। तो जो डॉलर का जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे कम हो जाएगी और आप रुपी के ऊपर ज्यादा रिलाई कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रेंथन एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, जो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम है, अगर उसमें स्टेबिलिटी लेके आएंगे तो ओवरऑल हमारा जो कंट्री है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। कैसे? हमारे जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स है उसको एक्सपैंड करना चाहिए ताकि जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहे, चाहे मार्केट में जितना मर्जी स्ट्रेस आ जाए। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? मान लो हमारे देश के आरबीआई ने किसी और देश की जो फेडरल बैंक है उसके साथ डील कर ली कि हम आज के दिन में आपको इतने डॉलर दे रहे हैं और आज के दिन में आप हमको हमारी सेम करेंसी वापस दे दो, और आने वाले 6 महीने के बाद हम आपसे वापस ले लेंगे। इसका फायदा ये हुआ कि जो मार्केट स्ट्रेस 6 महीने में आएगा तो दोनों कंट्रीज प्रोटेक्टेड रहेंगी, किसी को भी नुकसान नहीं होगा। और अगर अपने को एक्सटर्नल सेक्टर की स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको एडुकेटली मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि अब होगा क्या यहाँ पे, जो आरबीआई यहाँ पे वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए, जो सिचुएशन को मैनेज करने के लिए इंटरवीन करेगा, उसके लिए उसको डॉलर्स मार्केट में बेचने पड़ेंगे। अगर आरबीआई बहुत बड़े अमाउंट में अपने डॉलर्स को मार्केट में उतार देगा तो जो आरबीआई के खुद के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। और कल को मार्केट में अगर बहुत बड़े लेवल पर अनसर्टेनिटी आ जाती है, मान लो कल को और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो आरबीआई के पास डॉलर्स नहीं बचेंगे उस चीज को अफोर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे बैलेंस करना जरूरी है कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व भी रहे और जो वॉलेटिलिटी है वो भी मैनेज हम करते रहें। उसके बाद ग्लोबल एक्सेप्टेंस बनानी पड़ेगी, कंट्रीज में इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना पड़ेगा कि जो हमारी रुपी है, जो हमारे इंडियन रुपी है, वो बहुत अच्छी करेंसी है, ये बेचना पड़ेगा। वो बोलते हैं दिस इज अ सेइंग कि जो दिखता है वो बिकता है, बेसिकली दिस इज अ वेरी राइट थिंग। रुपी अगर दिखेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, तो जिसकी वजह से जो रुपी की इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज होगी। वो कैसे होगी? जो हमारा यूपीआई है, यूनिफाइड जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, जो हमारा एनपीसीआई और आरबीआई ने डेवलप करा मिलके, ठीक है, इसमें बेसिकली इसका जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा यूपीआई पहले सिर्फ इंडिया में चलता था, अब कंट्री जैसे नेपाल, गल्फ कंट्रीज है, जो हमारा फ्रांस है, यहाँ पे हमने यूपीआई स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जाके आप रुपीज में पेमेंट कर सकते हो अगर आपको वहां पे कोई चीज डिजिटली लेनी है, ठीक है। उसके बाद इंडिया को कंसिस्टेंटली एफर्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि जो आईएमएफ की, जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्पेशल ड्राइंग राइट्स की जो बास्केट होती है जिसमें वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट करेंसीज आती हैं, इंडिया का रुपया अगर उसमें हम इंक्लूड करवा लेंगे तो जो डॉलर की प्रॉब्लम है वो 50% ऐसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। इससे होगा क्या, इंडिया की जो रिजर्व करेंसी की जो क्रेडिबिलिटी है वो और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स टू सपोर्ट अ स्ट्रॉन्ग रुपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने बाहर की सारी बातें कर ली, बट अगर हम हमारे घर में ही हमारी हालात नहीं देखेंगे तब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। तो जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कैसे? हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, इनके बीच का जो गैप है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट मार्केट अगर पहले सिर्फ एक सेक्टर में चल रही है, उसको 10 सेक्टर में लेके जाना पड़ेगा कि अगर कल को मार्केट में स्ट्रेस आए तो एक सेक्टर जो झटका झेल रहा है वो 10 सेक्टर में अगर बट जाएगा तो इतना शौक झटका फील नहीं होगा, ठीक है, इतना दर्द नहीं होगा हमारी कंट्री को। उसके बाद जो हमारे गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं उसके ऊपर रो थोड़े सा कर्व लगाने की जरूरत है। वो कैसे कर सकते हैं? हमें गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए और डिजिटल गोल्ड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फ्री पेंडिंग आपका जो गोल्ड घरों में पड़ा है वो आप गोल्ड लेके आओ, बैंक्स को प्रोवाइड करो, वो बैंक्स आगे प्रोवाइड करेंगे, और बैंक क्या करेगा, आपको उस गोल्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो अपना गोल्ड आप वापस लेके जा सकते हो, ठीक है। गोल्ड जिसको चाहिए उसको गोल्ड मिल गया, गोल्ड की कमी नहीं हुई, बाहर से गोल्ड नहीं आएगा, जिसने गोल्ड अपना दिया उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। और अगर हम डिजिटल गोल्ड के ऑप्शन लेके आएंगे तो आपको ऑनलाइन आप सब्सक्राइब कर सकते हो 1 ग्राम गोल्ड के यूनिट्स के हिसाब से, तो आपको वो फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फायदा ये है कि यहाँ पे चोरी डकैती या कोई भी ऐसी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप डिजिटल गोल्ड जब आपके पास है तो गोल्ड आपका सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल गोल्ड की जो कंडीशन है वो यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाती है। दीज वर द पॉइंट्स की हम ऐसे कौन सी चीजें हैं जहां पे इंडियन रुपी को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करा जा सकता है, क्योंकि बहुत परसिस्टिंग प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस टॉपिक पे इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का मेजर रीजन ही यही है। ये बेसिकली आने वाले 6 महीने बाद भी सेम रेलेवेंट चीज रहने वाली है, आने वाले 5 साल के लिए भी सेम सिचुएशन रहने वाली है, क्योंकि ये फंडामेंटल फैक्टर्स हैं।
फंडामेंटल फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि अगर रुपी डेप्रिसिएशन होती है तो यू शुड बी अवेयर, आपको पता होगा उस टाइम पे, अगर आप कल को 1 साल बाद कुछ न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ते हो कि करेंसी डेप्रिशिएट होगी या करेंसी डिवैल्यूड होगी, आपको पता होगा कि हमें यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन की बात करें तो जो रुपी का जो गिरावट है, जो रुपी गिर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट वीक है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, जो हमारे कैपिटल है वो बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं, इसकी वजह से रुपी गिर रहे हैं। ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे जो एक्सपोर्ट है, कॉम्पिटिटिवनेस है, उसको बूस्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट की डिपेंडेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा, और स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे पॉलिसीज लेके आनी पड़ेगी जो कि रुपी बेस्ड ट्रेड को बाहर की कंट्रीज में इंक्रीज करे, और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो इंडिया में वापस आए, और वो अपना पैसा और डॉलर लेके इंडिया में वापस आए, और एक इन्वेस्टर को देख के जितनी ओवरऑल कंट्रीज है वो सारी इंडिया में वापस आएंगी अपने डॉलर्स लेके, तो जो ओवरऑल सिचुएशन है वो यहाँ पे इंप्रूव हो सकती है। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट हमारे इंडियन रूपी कैसे वीक हो रहा है, डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, डिवैल्यूएशन में क्या होता है। मैंने आपको फ्लो चार्ट्स बता दिए, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, इम्पैक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, चैलेंजेस क्या है, कैसे ठीक कर सकते हैं और क्यों गिर रहा है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो। आई डोंट थिंक सो कि इस 2 पेज पढ़ने के बाद आपको कोई भी ऐसी चीज है जो आपको इसके बाद उठानी पड़ेगी, ये चीज समझने के लिए कि जो हमारी इंडियन रूपी है डेप्रिसिएशन कैसी होती है। ऑलराइट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच।